नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नक्सलवाद एक मायावी चेहरा में। आज आपको बताते हैं राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता की भूमि पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में शुक्रवार को एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी तरह सिर्फ नक्सलवाद का मुद्दा छाया रहा। वहीं एबीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अंबेडकर, टूरिज्म ब्लॉगर शेफाली वैद, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एमएस परमार ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी। और वहीं बस्तर के पूर्व आईजी एसआरपी कल्लूरी ने भरे मंच से ये माना कि नक्सलियों में हिमाई बस्तर से लड़ रहे जवानों से ज्यादा ताकतवर है। शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने कहा कि जंगल में हथियार लेकर घूमने वालों से कहीं ज्यादा खतरनाक सफेदपोश माओवादी समर्थक हैं। ये शुरू में बहुत अच्छा दिखते हैं, जो घर में मायावी है। मेरा शादी 1996 में हुआ, 1996 में। उस समय वो मायावी एग्जैक्टली ये साक्षी शर्मा टाइप दिखती थी। मैं वहां बैठे बैठे साक्षी से देख के मेरे को ऐसे लग रहा था कि 96 के पहले वो मायावी शक्ति भी इसी टाइप दिखती थी। अब उसको देखता हूं तो मेरे को लगता है कि नक्सली ठीक है। जब मैं सरगुजा गया था 2004 में, तब तक मैं बहुत बड़े बड़े जिले में काम किया जा चुका था। मैं बिलासपुर एसपी रहा, कोरबा, जांजगीर, मध्य प्रदेश में उज्जैन, मंदसौर, काफी जगह जगह काम किया था, बड़े बड़े जगह। फिर 2004 में कुछ कारणवश मुझे बलरामपुर करके एक छोटा सा नक्सलाइट जिला में भेजा गया। तो बहुत छोटा जिला था मेरा सीनियरिटी के लिए। और उस पूरे जिले का स्ट्रेंथ केवल 280 था। 280 टोटल जिले का स्ट्रेंथ। तो उतने लोगों से, नक्सलियों से, वो बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित थी, सबसे ज्यादा। उस समय बस्तर में घटनाएं कम होती थी और जगदलपुर में बहुत ज्यादा घटनाएं होते थे। सरगुजा में, क्योंकि सरगुजा में नक्सलवाद एमसीसी से आया हुआ था, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, और बस्तर में पीडब्ल्यूडी आंध्र प्रदेश आए हुए थे। तो जब मैं सरगुजा गया, बहुत कम संख्या थी। इस कम संख्या से कैसे लड़ना है करके मुझे समझ में नहीं आता था। तो हमारी श्रीमती जी बहुत परेशान रहती थी कि कहाँ ले आए हो मेरे को, वो देखो जीपी सिंह देखो कहाँ है, हिमांशु देखो कहाँ है, तो शुरू हो जाते थे। तो मैं सोची इस पीड़ा से बेहतर है जंगल चलते हैं। नक्सली मारेगा तो एक ही बार मारेगा, खत्म हो जाए ये रोज रोज को। फिर मैं सबको बिठाया कि मैं 40 लोगों को टीम तैयार करना था। मैं बोला कि सबको बिठा के 40 लोगों को टीम तैयार करता हूं, क्योंकि पीपी के लिए पत्नी पीड़ित, मैं फाउंडर मेंबर था उसका। मैं सबको एक जोक बोला और जो सबसे ज्यादा हंसेगा वो 40 को एक दस्ता बना लेता हूं। मैं बोला यार एक छोटा सा जोक बोला, मैं देखता हूं कितने लोगों को समझ में आता है। मैं बोला एक पत्नी, एक कम्युनिकेशन की बात है, जो जितना छोटा रहता है उतना ज्यादा मजेदार रहता है। एक पत्नी पति से बोलती है कि मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ चाहिए क्या तुमको? जो भी है, मेरा हिंदी है, मैं बाहर जा रही हूं, कुछ चाहिए क्या? पति बोलता है कि उतना पर्याप्त है। जो 40 लोग सबसे ज्यादा हंसा इस जोक से, मैं समझ गई मेरा पीपी का परफेक्ट बैलेंस है। मैं उन 40 लोगों को बोला, चलो यार, आप में मेरे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आईपीएस हूं, तुम लोग सब इंस्पेक्टर और सिपाही हो, बट अंदर अपना स्थिति एक ही है। जैसे कपड़े के
इस परिचर्चा को लेकर हमारे स्टेट हेड आर.के. गांधी ने सभी मेहमानों से नक्सल मुद्दे पर खास चर्चा की। नारद जयंती के मौके पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में परिचर्चा हुई, लेकिन इस परिचर्चा में कहीं न कहीं नक्सल मुद्दा काफी छाया रहा और तमाम हालिया बातों को लेकर नक्सल पर काफी चर्चा हुई। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुनील अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पहले हम सुनील जी से जान लेते हैं, क्योंकि सुनील जी ने इस परिचर्चा में जिस बात की ओर इशारा किया, स्क्रिप्टिंग लिखने की जरूरत है, उसको पहुंचाने की जरूरत है। आदिवासियों के बीच में आपको लगता है कि जिस तरह से अभी मौजूदा स्थिति है, क्योंकि वो दो पार्ट के बीच में पिस रहे हैं, वो किस तरफ जाए उनको यही समझ में है। अगर वो जवानों को साथ देते हैं तो नक्सलियों के दुश्मन बन जाते हैं, अगर नक्सलियों को साथ देते हैं तो कहीं न कहीं जवानों की दरबार गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसे में जो स्क्रिप्टिंग हो वो किस तरह की स्क्रिप्टिंग हो, और क्योंकि आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो उतना पढ़ा लिखा और एलिट नहीं है, उतना एजुकेटेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए जहां तक बात है कि जो बंदूक लेकर उनको दुविधा में डाल रहे हैं, तो उन पर तो हमारी जो पुलिस है वो एक्शन कर सकती है, लेकिन वो उनको बंदूक से ही दम पर धमकाने का काम भी कर रहे हैं नक्सली। तो इस समय जब पुलिस एक्शन करती है तो वास्तव में पहला काम तो ये करने की जरूरत है कि इनके जो बाकी काले कारनामे ये हमारे सामान्य लोगों को पता नहीं है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। दूसरी बात, जो शहरों में ये लोग उनके समर्थन में, जो नक्सलियों के समर्थन में जो लोग खड़े होते हैं, उनको पहले एक्सपोज करना है, ताकि जो फोर्स है हमारी वो ठीक से अपना काम कर सके। वो अगर काम ठीक से करेगी तो ऐसा एक वातावरण बनेगा कि जिसके कारण बाकी सारे लोग, क्योंकि आमतौर पर लोग उनका साथ देना नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थितिवश वो लोग शांत रहते हैं या साथ नहीं दे सकते पुलिस का। तो मुझे लगता है कि जैसा ही ये वातावरण बदलेगा तो अपने आप सामान्य लोग निकल कर आएंगे और ये बहुत कम समय की बात होगी कि इस हिंसा से मुक्त ऐसा एक माहौल सभी लोगों को प्राप्त हो पाएगा। इस हिंसा से मुक्त एक सही माहौल यहाँ पर प्राप्त होगा। और ये जो परिचर्चा हुई है जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय, आपको नहीं लगता डॉक्टर परमार की इसको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ले जाने की जरूरत है? हम ठीक राजधानी में चर्चा करते हैं, लेकिन इसकी आवाज, इसकी गूंज वहां तक पहुंचे। पूरे देश का मीडिया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे, और मेरा ऐसा मानना है कि उस एरिया में भी बहुत विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ में विकास बहुत हुआ है, तो वो देखें। और वास्तव में जो आदिवासी वनवासी जिसको हम बोलते हैं, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वो तो मेन स्ट्रीम में सबसे पहले तो वही रहे हैं, मुख्य धारा में अगर कोई है तो वो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं। उन्हें सही दिशा, सही मार्गदर्शन, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए। और ये वास्तविकता समाज को, देश को पता चलना चाहिए कि वास्तव में है क्या, क्योंकि कहीं भी हिंसा से समस्या का हल नहीं होता है। कहीं न कहीं आप कैमरे के माध्यम से, कलम के माध्यम से भी उस बात को अगर उजागर करेंगे और लोगों में सही बात को पहुंचाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र में विकास की एक धारा बहेगी। और निश्चित रूप से जो हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, वो विकास की मुख्य धारा में पूरा अपना तन मन के साथ में जुड़ेंगे। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ज्यादा हो सकता है, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र की अगर बात की जाए, मैं क्योंकि काफी दौरा किया है मैंने, मेरी एक नक्सल लाइव किताब भी है, 10 टाइम्स मुझे थ्रेट वहां पर मिला, तमाम बातें रही। लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं और जो कॉर्पोरेट वहां पे हावी हो चुका है, जैसे फेयर एंड लवली, आदिवासियों के बीच में ऐसा बैठा दिया गया कि आप फेयर एंड लवली लगाइए तो आप गोरे हो जाएंगे, इस तरह का जो कम्युनिकेशन पहुंचा है वहां पे। और साप्ताहिक बाजार में आप जाएंगे तो डुप्लीकेट तो सारे सामान मिलते हैं, और वहां की जो महिलाएं तुरंत लेती है, तुरंत लगाते हैं, मुझे लगता है कि मिनटों में गोरी। तो इस तरह से कॉर्पोरेट अगर वहां पे इस तरह से हावी होता रहेगा तो प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे पहुंचेगा, जिस तरह से आप स्क्रिप्टिंग की जो बात। नहीं, इसलिए मैं आप जो कह रहा हूं ना कि ये केवल जो भी सारे प्रश्न है, ये केवल जब तक हम जनजातियों के प्रश्न मानते जाएंगे तब तक ये प्रश्न का समाधान नहीं होगा। ये प्रश्न में बाकी सभी पूरे समाज को लीड लेने की जरूरत है। जो लोग इस सारे पूरे षड्यंत्र को समझते हैं उनको लीड लेने की जरूरत है। इसीलिए यूनिवर्सिटीज में, खासकर यूथ में इसका जितना जागरण होगा वो लोग जाएंगे। और आज तो पूरे जनजाति क्षेत्र से भी यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक नए तरीके की जो लोकल लेवल की लीडरशिप की जरूरत है कि जो एक सही कम्युनिकेशन स्थापित करेगी, लोगों को समझाएगी। आपने यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटी ये वही यूनिवर्सिटी है 90 के दशक में डीयू और जेएनयू से, जहां से बहुत बड़े तादाद में लोग निकले और इस आंदोलन में शामिल हुए। 1084 की मां का जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं उस समय जिस तरह से जिस चीज की जरूरत है, जिस आज हम जिसे महसूस कर रहे हैं, तो आज भी यूनिवर्सिटी में, उन यूनिवर्सिटी में ऐसे हालात है।
नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी जो वास्तव में एक समय था जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज में ये बातें होती थी, तो जो संघर्ष वहां के विद्यार्थियों ने किया और विद्यार्थी परिषद ने उसमें बहुत कार्यकर्ताओं की जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन जो संघर्ष हुआ उससे विश्वविद्यालयों के परिसर से 80 के बाद, मतलब 80 और 90 के अंत आते आते यूनिवर्सिटी से ये लोग नदारद हो गए, आउट हो गए। अब ये फिर से दूसरे स्वरूप में नए तरीके से आने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही इन्होंने सर उठाया है उनके खिलाफ एक जंग जो राष्ट्र के बारे में सोचने वाले, विचार रखने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, एकेडमिशियन ने छेड़ी है। इसलिए ये बात उस तरीके की नहीं है। ये तो अब ये बात है कि जैसे आपने कहा कि विकास के जो मुद्दे हैं, अपने सामान के बारे में, बाजार के बारे में कहा, तो मुझे लगता है कि आज जो स्किल डेवलपमेंट की बात चल रही है, मेक इन इंडिया की बात चल रही है, तो ये सारे जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई विद्यार्थी विश्वविद्यालयों से जाएं और खासकर जैसे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है वहां से विद्यार्थी जाएं, उनके प्रोजेक्ट होंगे जहां से समझाएंगे लोगों को, तो ये इंटरेक्शन जितना बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि बहुत नए तरीके के नौजवान जो निकल के आ रहे हैं वो लोग इस बात को समझ भी रहे, वो जनजातीय क्षेत्र से भी आ रहे हैं। तो इस बात को समझ रहे हैं। हमारे साथ में शेफाली वैद्य जी मौजूद हैं, ब्लॉगर हैं, काफी इन्होंने ज्वलंत मुद्दों पर लिखा भी है। शेफाली जी, अगर समझा जाए, ब्लॉग के माध्यम से समझा जाए, ब्लॉग पर जिस तरह से चर्चा होती है इस मुद्दे को लेकर, ब्लॉग की एक अपनी दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, और उस दुनिया से कई लोग बाहर नहीं निकलते, उस दुनिया को लोग दूर से ही देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से आत्मसात करने की जरूरत है, उसको भी नक्सल इलाकों में किस तरह से ले जाने की आप जरूरत समझती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है, तो अगर ट्राइबल्स को भी या किसी को भी लगता है कि नक्सल एरियाज में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे पता नहीं वहां पे कनेक्टिविटी कितनी है, लेकिन अब तो ऐसा है कि जिसके हाथ में फोन है और डेटा कनेक्शन है वो दुनिया से जुड़ सकता है। पहले जैसा जरूरत नहीं है कि कोई आके कैमरा लेके आए उनके बारे में बोल दे। तो अगर हर कोई ये अगर क्रॉनिकल कर सकता है कि आज यहाँ पे रास्ता टूटा, या की गिरफ्त हो गई, आज यहाँ नक्सलियों ने हमला किया, ये न्यूज अगर दुनिया तक पहुंच जाती है तुरंत, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। प्रशांत पटेल जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे एडवोकेट है। प्रशांत जी, जिस तरह से कोर्ट की परिभाषा में समझा जाता है कि वारंट कोर्ट जारी करती है, तामील भी कोर्ट के द्वारा करवाया जाता है, यहाँ पे लेकिन पहली बार ये देखने को मिला कि नक्सली संगठन जन अदालत के जरिए, जन अदालत तो लगाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने वारंट जारी कर दिया और बोले तामील नहीं होगी तो हम सीधे फांसा सुना देंगे। मतलब एक पैरेलल वो अपनी भी न्याय व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं कुठाराघात है इस पूरे सिस्टम। जी बिल्कुल, किसी न किसी तरीके से वो संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, हमारी जो माननीय कोर्ट है उनको भी चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है और वो अपने कैडर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को एक जिंदा रखने के लिए, अपने को दिखाने के लिए कि हाँ अभी हम सक्रिय हैं, इसलिए इस तरह की चीजें वो निकालते रहते हैं। सुनील जी, एक चीज ये आता है कि मीडिया पर जिस तरह से जो तमाम सवाल उठते हैं, मीडिया में अक्सर ये देखा जाता है जो परिचर्चाएं होती है तो एक पक्ष तो काफी बढ़ चढ़ के आता है, उसकी वो पूरी नेटवर्किंग भी करता है, पूरा प्रचार प्रसार भी करता है, लेकिन दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं उस डिस्कशन में जिस तरह से सहभागिता होनी चाहिए वो सहभागिता नहीं देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि ये पुरानी बात है जो आप कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्तर पर अगर इसको समझा जाए, देखा जाए, क्योंकि मैं रोज इससे रूबरू होता हूँ, ये चीजें हैं यहाँ पे। नहीं, अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे विद्यार्थी परिषद को भी आने की जरूरत है आगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप जो कह रहे हो पुराने जमाने की बात है, अभी नेशनल और स्टेट मीडिया में काफी मात्रा में लोग आ रहे हैं और सामने जा रहे हैं बात, और आपके माध्यम से मैं और मीडिया हाउसेस को कहना भी चाहूंगा कि वो लोग इस रास्ते खोले और अपनी पूर्वाग्रहों को थोड़ा सा दूर करें, तो बहुत सारे चर्चाएं वास्तव में खुले मन से हो सकती है। और अब युवा मीडिया, अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट रुके, उसके लिए रुकेगा भी नहीं। अगर वो स्थान नहीं देते तो सोशल मीडिया उसके हाथ में है, अल्टरनेटिव मीडिया है। नहीं, मीडिया तो हर किसी के हाथ में है। जिस तरह से अब प्रमाण जी ने कहा मौलिक अधिकार का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मीडिया को कोई पहले से तो अधिकार मिला नहीं है। मीडिया का अधिकार पुरानी बात है। अभी मुझे लगता है कि कोई पीछे नहीं है, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, आगे आ रहे। हाँ, और ज्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है आज की नई युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो लोग अपने देश की हित की बात समझते हैं और उस पर संगठन से भी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनके, और क्योंकि जो सामने बैठे हुए हैं वो बड़े बड़े मंजे हुए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आके बैठते हैं, तो उस दृष्टि से जो उनका और ज्यादा उनको एक प्रशिक्षण की, उनको बातों को समझाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हम लोग बैठे हैं तो ऐसे विश्वविद्यालय उसके लिए काफी सहयोगी बन रहे हैं
कि जो लोग इसमें काफी प्रशिक्षण की भूमिका जमीनी स्तर पर देखा जाए, मैंने कई मुठभेड़ के लाइव कवरेज के दौरान देखा है कि लाइव कवरेज नक्सल में, नक्सल पे इसके वीडियो बीबीसी तक में पंच किए, इसमें खुद वो वीडियो भी जारी करते हैं ऐसे लाइव मुठभेड़ का। अब वही कहा, हमारी मीडिया तो कोई लाइव कवरेज करने गई नहीं अभी तक। मैं गया हूँ, मतलब कि कोइंसिडेंस पहुंचना हो गया। अब इसमें देखिए एक बात यह है कि जिस बच्चे से मुलाकात होती है उस चिंतलनार के एक साप्ताहिक बाजार में, वो बच्चा वहां पर दिखता है। बच्चे को आगे करना जो नक्सली एक साथ कंडे अपना, क्योंकि वो स्कूल ड्रेस में नजर आता है, वो लगता है कि बच्चे स्कूल पढ़ने गया, लेकिन वो बच्चा फिर उस मुठभेड़ के समय कहीं ना कहीं आगे की पंक्ति में दिखता है। नहीं, ऐसा है कि नक्सली, मैंने कहा ना कि वो कई तरह के आवरण लेते हैं। उसमें से महिलाओं को आगे करना, लड़कों को आगे करना, माँ बाप को धमकी देना कि आप अपने बच्चे को भेजिए, उनका ऑर्डर जारी करते हैं हर घर में कि आपके घर से एक नौजवान बच्चा हमारे साथ आना चाहिए, लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। तो ये एक मतलब इस तरीके से गुंडागर्दी वाली गैंग जैसा बन गया है। और इसीलिए हम ये बात अभी नहीं कह सकते कि वो कौन अपनी मर्जी से आया है और कौन जबरदस्ती आया है। तो इसलिए ज्यादातर लोग तो इस मजबूरी में ही उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पैसे के बल पर बंदूकें जमा करके रखी है और मशीनरी को, हमारी डेमोक्रेसी है, तो शहरों में उनके जो समर्थक है वो कई सारा ये पैसा फ्लो हो रहा है वहां पर। आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि ठीक है, आपने अपने वक्तव्य में यहाँ पे जिस पर चर्चा में कहा कि एक घर में दो भाई है, दोनों को एजुकेशन मिला, एक अलग रास्ता अख्तियार किया, एक अलग रास्ता गुंडा पुलिस है। मैंने स्कूल में एक ही एजुकेशन लिया, वो बताया मैंने, मतलब एजुकेशन मिला, एक गुंडा बन गया, एक पुलिस बन गया, दोनों के अपने अपने। आपको क्या लगता है कि इस अगर मुद्दे को समझा जाए, आप डायलॉग के जरिए इसको सुलझाया जा सकता है या बंदूक का जवाब बंदूक के जरिए, गोली का जवाब गोली के जरिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि जहां बंदूक में लोग लेकर, जहां लोगों के सुरक्षा, लोगों के जनमानी जीवन की रक्षा के लिए फोर्स का उपयोग तो करना ही होगा, और वो जायज है और वो न्यायपूर्ण भी, न्याय संगत भी है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में महत्वपूर्ण बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि मैंने दोनों बातें बोली है कि एक जो बंदूक लेके खड़ा है उसके सामने तो मैं खड़ा होकर मेरा भाषण, मेरी बात कौन सुनेगा? वहां तो पुलिस बंदूक लेकर ही खड़ी होनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक जो जनता की हित है, नक्सलियों के कारण जो विकास की यात्रा रुक रही है, तो वो बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और जो लोग गरीबी से मुक्ति या अत्याचार से मुक्ति के जो वैधानिक और रचनात्मक मार्ग है जो आज हमारे देश में उपलब्ध है और हम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उसमें मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो ग्राउंड पे काम कर रही है, तो उनको इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना है, नेतृत्व देना है। तो हम लोग भी यही कर रहे हैं कि जितने भी जनजाति क्षेत्र के, अनुसूचित जाति, पिछड़े, गरीब, जितने ऐसे प्रश्न है, उसमें हम लोग ही उन प्रश्नों को उठा रहे हैं, उसमें लीडरशिप दे रहे हैं और ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, संवैधानिक तरीके से, रचनात्मक तरीके से इसके समाधान किए जा सकते हैं। तो रचनात्मक तरीके से भी इसके समाधान किए जा सकते हैं। सफाली जी से एक आखिरी क्वेश्चन ले लें, क्योंकि ब्लॉग के जरिए आप लिखती रहती है, आदिवासी क्षेत्र की अगर महिलाओं की बात की जाए तो वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको तो जो बता दिया गया, लेकिन आदिवासी समाज मातृसत्तात्मक समाज है, उसमें महिलाओं को काफी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस तरह से वहां की महिलाओं को किस तरह से जागरूक करने की जरूरत है? एक तो उनकी खुद की जो कल्चर है उसमें वो काफी जागरूक होती है। मैं एक गढ़चिरौली से एक आदिवासी लड़की आई थी हमारे यहाँ एक किसी शॉप में काम करने के लिए, तो उसको घर में बोला गया था कि वहाँ गढ़चिरौली में मत रहो, तुम पूना में जाओ, तुम कुछ भी काम करो, तुम कैसे भी करो, लेकिन अगर वापस आ जाओगी तो तुमको माओवादिस्ट पकड़ के ले लेंगे। तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी जिंदगी खुद जियो। और वो अकेली रहती थी और उतना कॉन्फिडेंस था उसको, 10वीं या 12वीं तक कुछ पढ़ी थी, लेकिन अकेली पूना में रह के रूम लेके वो पढ़ रही थी। उनका कल्चर ऑलरेडी है जिसमें महिलाओं को काफी सम्मान है, उनके काफी राइट्स है। तो जागरूक करना मतलब उनके ऊपर का प्रेशर अगर हटाया जाए तो जागृति तो खुद ब खुद आ जाएगी। कुल मिलाकर आदिवासी के ऊपर जो प्रेशर है उसको हटाने की जरूरत है। कैमरामैन आनंद के साथ आके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर। तो वहीं हमारे स्टेट हेड आर के गांधी ने इसी मुद्दे पर शिवराम प्रसाद कल्लूरी से भी खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं ये चर्चा।
जयंती के मौके पर यहाँ पे आयोजित हुई पत्रकारिता में राष्ट्र निर्माण की भूमिका और हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे आईजी एसआरपी कल्लूरी जी। कल्लूरी साहब, अगर बात की जाए जिस तरह से आपने बहुत अच्छा वक्तव्य यहाँ पे रखा, आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता की किस तरह की भूमिका होनी चाहिए और खासतौर पर आपने मायावी शक्ति और नक्सलवाद को जिस तरह से आपने कोरिलेट यहाँ पे किया? नेशन बिल्डिंग में मीडिया और प्रेस का बहुत प्रमुख भूमिका रहता है और मेजॉरिटी मीडिया प्रेस नेशन बिल्डिंग में ही साथ देता है, बट ए सेक्शन ऑफ मीडिया कभी कभी एक कलर्ड वर्जन देते रहते हैं। उसी को लेके आज बहुत अच्छा परिचर्चा हुआ, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस दूर किया गया और आगे क्या रणनीति होना चाहिए, पत्रकारिता को और ज्यादा निष्पक्ष और राष्ट्र निर्माण में योगदान प्रदान करने के लिए क्या होना चाहिए, उस सब के बारे में बहुत बढ़िया सेमिनार आज आयोजित किया गया। सेमिनार, लेकिन एक बात ये देखने को मिलता है कि सेमिनार बहुत बड़े शहरों में होते हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए तो आदिवासी इलाकों में जिस तरह से वहां पे बात होनी चाहिए, वहां पे जो मैसेजिंग होनी चाहिए। मुझे वो समय याद है कि गनियारी की पहाड़ी के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी बचेली के आगे, और उस समय भी मैंने आपको ग्राउंड पर जिस तरह से काम करते हुए देखा था। तो ग्राउंड पर जो वर्क होना चाहिए, आदिवासियों के बीच में जो वर्क होना चाहिए, वो राजधानी से निकल के वहां पर किस तरह से पहुंचाया जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। अब माओइज्म को कई फ्रंट्स पे लड़ना चाहिए, कई मोर्चाओं में। जो बंदूकधारी माओवादी है उनसे हमारी फोर्सेस जंगलों में लड़ते हैं, और जो अर्बन नक्सलाइट्स है, व्हाइट कॉलर्ड माओइस्ट, उनसे सिर्फ इंटेलिजेंसिया और मीडिया ही लड़ सकते हैं। ये परिचर्चा मुख्य रूप से उसी संबंधित है और उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए जो भी आयोजक करता है वो सब बधाई के पात्र है। इसमें एक बात मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मैं एक मीडिया का प्रमुख हूँ और यहाँ पे जैसे जब भी डिस्कशन करने का मौका मिलता है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक पक्ष अपनी बात रखने के लिए काफी तत्पर होता है, वो आगे भी आता है, लेकिन अगर दूसरे पक्ष को बात रखनी है तो कहीं ना कहीं उसमें अभाव सा नजर आता है। मतलब उसमें एक ब्लाइंडनेस टाइप की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं इसका फायदा एक पक्ष लेता नजर आता है। चूंकि माओवादी टेरर फैला के लोगों को डरा धमका के अपने धंधा चलाते हैं और शंका के आधार पे मुखबिर का नाम देके कई लोगों को मार देते हैं। माहौल में निडर होके लोगों को सामने आना मुश्किल है, ये बात अपन सब समझते हैं। जब माहौल जब सुधरेगा सभी पूरे की पूरा जनता प्रजातंत्र के साथ देंगे। एक तरफ आपने सरगोजा में नक्सलवाद को खत्म किया, आप बस्तर में भी काफी तत्पर थे और आपने खुद बोला कि कहीं न कहीं आप अर्बन नक्सल के यहाँ पे शिकार हुए। आपको लगता है कि वहाँ पे जो एक सिनारियो बनाया जा रहा है उसमें अर्बन नक्सल की बहुत बड़ी भूमिका है और उसको किस तरह से निपटने की जरूरत है? जैसे मैं कहा था, नक्सलियों कई तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं। उसमें एक उनका मिलिट्री फॉर्मेशंस रहते हैं, दूसरा इनका इंटेलिजेंसिया रहता है। दोनों मोर्चाओं पे लड़ना चाहिए और मेरे हिसाब से वर्दीधारी माओवादी से ज्यादा खतरनाक है उनका व्हाइट कॉलर्ड माओइस्ट। सो उस दिशा में अभी तक ढंग का काम नहीं हो पाया जो अभी शुरू हुआ है, इसके लिए सभी बधाई का पात्र है। तो कहीं न कहीं जो वर्दीधारी नक्सली उससे बहुत अधिक खतरनाक है ये व्हाइट कॉलर्ड माओइस्ट। कैमरामैन आनंद के साथ आपके गांधी साधना न्यूज रायपुर। हमारी इस खास पेशकश नक्सलवाद एक मायावी चेहरा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए साधना न्यूज पर।